हेलो माय डियर गुड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं दिनेश मराठा अपने यूट्यूब चैनल विजडम वेव्स विद दिनेश मराठा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के लिए। उन फैक्टर्स की बातें करेंगे, उन 5 पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपके वेल्थ क्रिएशन की जर्नी और एम्बिशन दोनों को डिस्ट्रॉय करते हैं। आखिर तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। बहुत ही डीप एनालिसिस है। आपने कभी ये फ्रेज सुना है कि नेगेटिव इंटरेस्ट एक्टिविटीज? क्या होती है नेगेटिव इंटरेस्ट एक्टिविटीज? फ्रेंड्स, जो लोग आज थर्टीज में हैं अपने, या जो लोग थर्टीज में थे कभी, याद करिए कि इस एज के अंदर जो 30 की जो एज होती है उसमें आपका जो एनर्जी का क्वोशंट होता है वो बहुत हाई होता है। ना आपको सोने से कुछ फर्क पड़ता है कि आप पूरी रात सोए या ना सोए, आपने बहुत मेहनत की, राइट? कितना भी लंबा लंबा आपने ड्राइव किया, भूखे भी रहने की बहुत पावर होती है उस वक्त में, और कुछ भी खाने की भी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है, राइट? आप फ्राइड खाएं, आप ऑयली खाएं, जंक खाएं, कैसा भी खाएं, चल जाता है। इसी तरह से जो भी आप अर्न कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, उसको पूरा खर्च कर दें, या ऐशो आराम में, या लग्जरी में, या घूमने में, या जो भी। पर कभी सोचा है कि उस 30 की जो एज होती है उसमें ये छोटी छोटी एक्टिविटीज, छोटी छोटी ये नेगेटिव एक्टिविटीज आगे जाकर के आपको किस तरह से इंपैक्ट करती हैं? सोच के देखिए। जो लोग आज 40s या 50s में हैं, मेरी इन बातों से रिलेट कर रहे होंगे। आप सोचें कि आपने कौन से ऐसे छोटे छोटे नेगेटिव जो है डिसीजंस लिए या नेगेटिव एक्टिविटीज की जो आज आपकी जर्नी को, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को खराब कर रहे हैं, या आपकी इवन हेल्थ की जर्नी को खराब कर रहे हैं। इसी को नेगेटिव इंटरेस्ट एक्टिविटीज बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी 5 एक्टिविटीज हैं जो आपके इस वेल्थ क्रिएशन के फॉर्मूला को, इसकी एम्बिशन को, जर्नी को डिस्ट्रॉय करते हैं? उनमें सबसे पहला आता है, फर्स्ट पॉइंट, कि सीकिंग कांस्टेंट वैलिडेशन। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ में, कुछ भी वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड, आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, या कोई और इन्वेस्टमेंट जो भी आपको अच्छी लगे, हम आमतौर पर उसको स्टडी नहीं करते, या करते भी हैं तो आधे अधूरे मन से करते हैं। ज्यादातर इधर उधर से सुन करके करते हैं, ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और वो एक बार इन्वेस्टमेंट आपके इमोशनल क्वेश्चन के तहत जब आप वो इन्वेस्ट कर देते हैं, देन फिर आप जो है उसकी कांस्टेंट वैलिडेशन सर्च करते रहते हैं कि आपने सही किया कि आपने गलत किया। आप उसके बारे में बहुत पढ़ेंगे, आप उसके बारे में बहुत यूट्यूब देखेंगे, आप उसके बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में बात करेंगे, रिलेटिव्स में बात करेंगे, अननोन पर्सन से भी बात करेंगे कि क्या ये सही है कि क्या वो गलत है। एक्चुअल में आप वो जो वैलिडेशन है आपके अंदर से वो आ नहीं रहा होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने उसको पूरी तरह से स्टडी करके, कन्विक्शन के तहत, ट्रस्ट के तहत नहीं किया था। इसलिए जो कांस्टेंट वैलिडेशन सीख करने की जो सर्च होती है वो गलत चीज है। क्यों? कि वो आपको फिर सालों साल उस चीज में इन्वेस्ट नहीं करने देगी। अगर सपोज करिए 2-3 लोगों ने भी आपको अगर उसके बारे में नेगेटिवली बोल दिया, तो आप कहीं ना कहीं हिल जाएंगे। उस वैलिडेशन के चक्कर में आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं भी, चाहे वो रियल एस्टेट में है या स्टॉक मार्केट में है, आप उस चीज से जल्दी निकल जाएंगे, लॉस या थोड़े बहुत प्रॉफिट में। और आप जो वेल्थ क्रिएशन की जो एक लंबी जो छलांग है उससे आप रह जाते हैं। इसलिए कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से सोचें, नोट्स बनाएं कि आपने किन किन पॉइंट्स के आधार पर किसी चीज को खरीदा। चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो डेट फंड्स हो, चाहे वो फ्लेक्सी फंड्स हो, या कोई रियल एस्टेट में कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। तो अगर अच्छे से नोट्स बनाएंगे, स्टडी करेंगे, और अपने उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लिख करके रखेंगे कि आपने वो इन्वेस्टमेंट क्यों किया था, तो आपको बहुत ज्यादा वैलिडेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्योंकि आप ये मानिए मेरी बात, कि जिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने अच्छे से स्टडी और रिसर्च किया है,
और थोड़ा समय और नेचर ने भी आपका साथ दिया तो लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएशन जरूर करेंगे। बट अगर आपने बिना स्टडी किए इन्वेस्ट किया तो आप बहुत जल्दी उस इन्वेस्टमेंट से निकल जाएंगे और वो आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को बहुत बड़े तौर पर इम्पैक्ट करेगी ही करेगी, इवन डिस्ट्रॉय करेगी। और अंत में जब आप उससे निकल जाते हैं और वो चीज जब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो जाती है, देन यू फील रिग्रेट कि मैं रुका क्यों नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो एक नेगेटिव इंटरेस्ट एक्टिविटी होती है जो आमतौर पर आपको अर्ली एज में ही डिस्ट्रॉय धीरे धीरे करना शुरू कर देती है, वो होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। फ्रेंड्स, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि जिंदगी बहुत बड़ी है। अगर कोई अननेचुरल कोई प्रॉब्लम ना आए तो लाइफ का जो एक पूरा का पूरा जो एक एवरेज जो ईयर्स का जो एज होता है वो लगभग लगभग 60-70 ईयर्स होता है, राइट। इतने बड़े जीवन में आप अगर आज अर्ली एज में ही ये सोचते हैं कि सिर्फ आज अगर हमने एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी या लग्जरी को नहीं भोगा तो शायद क्या करेंगे आगे जाकर के, राइट। फ्रेंड्स, अर्ली एज के अंदर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपको बहुत धीरे 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 डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि लंबे होराइजन के बाद आपको ये महसूस होता है कि जीवन भर बहुत अच्छा कमाने के बाद, अर्न करने के बाद भी आपके पास बहुत ज्यादा वेल्थ बची नहीं, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे उस लाइफस्टाइल जो आपका जो कॉशन था उसके अंदर आप खर्च करते जा रहे थे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू था या पर्सनल लोन्स के थ्रू था, राइट। क्लोथिंग पे, वॉचेस पे, आपके शूज पर, आपके ट्रिप्स पर, टूरिज्म पर, आपके और जो भी गैजेट्स हैं या जो भी आपकी लाइफस्टाइल इश्यूज हैं उनके ऊपर आप इतना एक्सपेंस कर देते हैं कि आपको वेल्थ आपका जुड़ता ही नहीं है। और फ्रेंड्स, ये थ्योरी बिल्कुल भी कामयाब नहीं होती है कि आज अगर लग्जरी को नहीं भोगा तो आगे जाकर के क्या करेंगे बड़ी एज के अंदर। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट, एक अच्छी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए, अपग्रेड भी करना चाहिए, पर धीरे धीरे। आपने फुटबॉल का मैदान देखा है कभी? जब दो टीम खेलती हैं और एक टीम जब अटैक करना शुरू करती है तो पहले उसका ध्यान इस बात की तरफ होता है कि मैं अपने फॉरवर्ड्स को बॉल डी के आसपास पहुंचाऊं पहले। जो मिडफील्डर्स जो होते हैं, राइट, जो डिफेंडर्स होते हैं वो धीरे 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 करके बॉल को पहले जो अपोजिट जो टीम होती है उसकी डी के आसपास ले जा करके बॉल को पास करते करते धीरे धीरे करते करते लंबे लंबे पासिस, छोटे छोटे पासिस देते हुए फॉरवर्ड्स को डी के आसपास बॉल थमाते हैं। और उसके बाद वो जो फॉरवर्ड्स होते हैं, चार या तीन जो भी खेलते हैं उसमें, वो फिर डी के आसपास में एक अटैकिंग रणनीति को अपनाते हैं और फिर गोल करते हैं। आप भी ये करके देखिए, धीरे धीरे थोड़ा सेविंग करिए और जब एक सेविंग एक एक्स अमाउंट पर पहुंच जाती है तब आप एक छोटी एवरेज के साथ में अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा अपग्रेड करें। इसी तरह से फिर धीरे धीरे आप वेल्थ को सेव करें, क्रिएट करें, इन्वेस्ट करें और उसके बाद कुछ प्रॉफिट्स से आप जो है फिर लाइफस्टाइल को थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मानिए मेरी बात, डेप्रिशिएबल जो लाइफस्टाइल होती है लॉन्ग टर्म में वो धीरे धीरे आपको डिस्ट्रॉय करती है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है ओवर ट्रेडिंग। आप अपनी जरूरतों से ज्यादा किसी भी चीज में अगर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बहुत परेशानी में फंस जाएंगे। धीरे धीरे ये एक्टिविटी भी आपके वेल्थ क्रिएशन के एम्बिशन को डिस्ट्रॉय करती है। सपोज करिए आपने एक फोन लिया, उसका एक सर्टेन मॉडल है और आप फिर हर साल उस मॉडल को अगर चेंज कर रहे हैं, इट्स ओवर ट्रेडिंग। इट मीन्स कि आप अपनी वेल्थ को सेव करने की बजाय, एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की बजाय एक ऐसे प्रोडक्ट के अंदर में खराब कर रहे हैं जो कि आपकी आगे जाकर के आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बन सकता है। इसी तरह से जब आप स्टॉक्स को परचेज करते हैं तो आप आमतौर पर ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। एक बहुत छोटा सा एक फ्रेज कह लीजिए या छोटी सी लाइन कह लीजिए कि आपको बहुत धीरे धीरे पोर्शंस में खरीदना होता है।
बट आप बुल रन जब चल रहा होता है तो उसमें आप इतना इमोशनल हो जाते हैं, आपकी जो इमोशनल जो आपका क्वेश्चन है वो इतना आपको इम्बैलेंस कर देता है कि आप बुल रन में ही सारा पैसा लगा देते हैं किसी चीज के अंदर। और उसके बाद जब बुल रन के बाद जो बेयर मार्केट शुरू होती है तो फिर आपको वही चीज बेचनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक तो पैसे नहीं बचते हैं, आपको एक एवरेज करने के लिए, एक अच्छे प्राइस के ऊपर स्टॉक को खरीदने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं होता, क्योंकि आपने तो बुल रन में सारा पैसा लगा दिया। तो ओवर ट्रेडिंग आपको धीरे 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 डिस्ट्रॉय करती है, और वो भी एक नेगेटिव हैबिट के तौर पर। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी वेल्थ को सेव करें पहले, उसके बाद में धीरे धीरे उसको इन्वेस्ट करें, और अपनी जरूरतों के लिए एक अच्छा खासा पैसा बचा के रखें, जिसको हम इमरजेंसी फंड बोलते हैं। जितना लंबा आपका इमरजेंसी फंड होगा उतनी ही आपकी पीस ऑफ माइंड बढ़ेगी। जितनी आपकी पीस ऑफ माइंड बढ़ेगी उतना ही आप कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे। तो जब भी कुछ खरीदेंगे तो आप जो है आसानी से और बड़े सुकून के साथ खरीदेंगे। उसके बाद में जब बेयर मार्केट भी आता है किसी वजह से, तो आपके अंदर खरीदने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। फोर्थ जो पॉइंट है वो है चेजिंग द बिग नेक्स्ट। डियर फ्रेंड्स, मेरा ये बहुत ही 100% कन्विक्शन के साथ ये बात मानना है कि लाइफ के जो फंडामेंटल्स हैं, जो एक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं, वो तो बदले ही नहीं। वो 500 साल पहले भी वही थे, 200 साल पहले भी वही थे, और आज भी वही है। चाहे कोई ओल्ड पर्सन हो या कोई जेंजी हो, फंडामेंटल्स नहीं बदले फ्रेंड्स। आप सबको किसी ना किसी सर्टेन एज के अंदर उन फंडामेंटल्स को आपको अपनाना ही होता है। तो फिर क्यों ना आज से ही करें वो। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टेंटली किसी ट्रेंड को पकड़ना सही काम नहीं है। आप देखिए ना, ट्रेंड तो बदलते रहते हैं। ट्रेंड तो कपड़ों का ही बदलता रहता है। पहले आप किसी टाइप की चीजें पहनते हैं, फिर किसी टाइप का ट्रेंड आ जाता है, फिर वही पुराना ट्रेंड फिर वापिस आ जाता है। तो ट्रेंड टिकते कहाँ हैं? और जो चीज टिके ही नहीं बहुत टाइम के लिए, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आप डिस्ट्रॉय तो होंगे ना। बिटकॉइन चला, बिटकॉइन में एंटर कर गए। कोई पेनी स्टॉक में घुस रहा है तो आप भी पेनी स्टॉक्स में घुस। ट्रेंड के तहत रियल एस्टेट में आपने किसी भी ऐसे छोटे मोटे बिल्डर की चीज खरीद ली, क्योंकि ट्रेंड चल रहा था, कुछ भी चल रहा था उस वक्त में, कुछ भी अप्रिशिएट हो रहा था तो आपने भी ले लिया। बट जब बेयर मार्केट्स आते हैं, जब रिसेशंस आते हैं, तो ब्रांड टिकता है, बड़ी कंपनीज टिकती हैं, लिस्टेड प्लेयर्स टिकते हैं, और छोटे या मझोले टाइप के जो बिल्डर्स होते हैं या जो स्टॉक्स होते हैं वो सब लगभग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि वो रिसेशन और बेयर मार्केट को झेल ही नहीं पाते। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप किसी भी ट्रेंड को बहुत ज्यादा पकड़े ना, उस पर इतना ध्यान ना दें, और उस ट्रेंड के चक्कर में अपनी लाइफ को, अपनी वेल्थ क्रिएशन की एम्बिशन को डिस्ट्रॉय ना करें। जो आपने फंडामेंटल, जो प्रिंसिपल्स आपने अपने लिए चुन रखे हैं, चूज कर रखे हैं, जिसके ऊपर आपने अच्छे से स्टडी कर रखा है, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर बने रहें। तो एक टाइम के बाद वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स खत्म हो जाएंगे और आपके फंडामेंटल्स लंबे होराइजन तक चलते ही रहेंगे। ये जो मिस आउट करने की जो एक फीलिंग होती है, लेफ्ट आउट जो फीलिंग होती है, वो हमेशा हमेशा वेल्थ क्रिएशन की आपकी एम्बिशन को डिस्ट्रॉय करती है। कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट, आपकी अप्लाई की हुई थ्योरी हो सकता है ना चल रही हो, ना ट्रेंड में हो, बट आप बने रहिए, क्योंकि पलट करके ट्रेंड तो फिर आएंगे। हो सकता है आपका ट्रेंड फिर आ जाए, तो उसको बिल्कुल भी न बदलें। इसी सीरीज में फिफ्थ जो पॉइंट है वो है डिलेइंग इन्वेस्टिंग। डेप्रिशिएबल प्रोडक्ट्स के अंदर पैसा लगाने से अच्छा है कि आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। आमतौर पर आप अर्न भी अच्छा कर रहे होते हैं, बट आप अपनी लाइफस्टाइल, जो इन्फ्लेशन है, आपका जो लाइफस्टाइल है, उसमें आप इतना एक्सपेंस करते रहते हैं कि आपके पास सेविंग बचते ही नहीं है, और आप उसी चक्कर में इन्वेस्टिंग को धीरे धीरे टालते रहते हैं कि बस कल से करूंगा, अगले महीने से करूंगा, अगले साल से करूंगा। ना वो दिन आता है, ना वो महीने आते हैं, ना वो साल आता है। और अर्ली एज में अगर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आगे जाकर के 40s 50s में आपके बर्डन्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, राइट, आपके हेल्थ इश्यूज, वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि आपके लिए बड़ा परेशानी का सबब बन जाता है। और वो कहीं ना कहीं अर्ली एज में इन्वेस्टिंग को डिले करने की जो टेक्निक होती है, जो हैबिट होती है, वो आपको धीरे 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 डिस्ट्रॉय करती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट को डिले कभी नहीं करना चाहिए, आज ही करें। अगर आप रियल एस्टेट में एनसीआर को देखें तो आप सोचिए
कि किसी टाइम में आपने भी शायद ये सोचा होगा कि अरे कहाँ प्राइस जाएंगे, कितने ही जाएंगे प्राइस, आज कहाँ से कहाँ प्राइस पहुंच गए। और एनसीआर के अंदर में प्रॉपर्टी लेने का आपका सपना कितना मुश्किल हो गया है, आप ये खुद सोच के देखिए, आपको ये एहसास होगा भी शायद। सेम स्टॉक मार्केट के अंदर भी वही है, और गिरेगा, कल गिरेगा, एक बार गिर जाए, एक बार ये हो जाए, एक बार ये रिसेशन टल जाए तब करूंगा। ये सब गलत जो है हैबिट्स हैं आपकी। आज ही इन्वेस्ट करिए, जो भी आपको अच्छा लगे, म्यूचुअल फंड्स में करिए, स्टॉक मार्केट में करिए, रियल एस्टेट में करिए, अपनी जरूरत के हिसाब से करिए। तो ये 5 बातें अगर आप अपनी अर्ली एज से ही, जो बड़े हैं वो अपने बच्चों को ये बात समझाएं, जो बच्चे हैं वो इसको अर्ली एज से ही फॉलो करना सीखें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन आपके लिए किस तरह से होता है। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको किस तरह से आपकी वेल्थ को ग्रो करती है। ये गाड़ियां, ये घड़ियां, ये फोन, ये ब्रांडेड कपड़े, इनके चक्कर में ना पड़िए। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हैं जो कि धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। आप एक से आईफोन 15 लेके आते हैं तो 16 आ जाता है, 16 लेके आते हैं तो 17 आ जाता है, तो प्लेजर है ही कितना वो। हर साल मॉडल बदल रहे हैं, राइट। गाड़ियां हैं, आज आप छोटी गाड़ी ले लें तो फिर किसी के पास वो बड़ी गाड़ी है, तो आपका वो प्लेजर जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म है। आपकी अपनी जरूरत है, आपके पास उतना वेल्थ है, आपके पास उतना फंड है, जरूर लीजिए, कौन मना कर रहा है। क्योंकि सपने जरूर देखिए, पर फिर आप मेंटली स्ट्रांग भी होने चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ पीपल मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं। गाड़ी, फोन, ये सब चीजें लेना आसान है, क्रेडिट कार्ड है, जाइए ईएमआई बन जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, ले आएंगे। वो प्लेजर भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, बट जो ईएमआईज हैं वो जब आपको परेशान करना शुरू करेंगी तो फिर आपकी झल्लाट बढ़ेगी, आपकी इरिटेशन बढ़ेगी, और आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर बैठेंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करिए, सीरियस कंटेंट को अपना अप्रूवल जरूर दीजिए। क्यों कि यह आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। अच्छा या बुरा लिख के बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।